जब कभी पति पत्नी का झगड़ा होता है, डिस्प्यूट आता है, पत्नी कमाती नहीं है, घर से बाहर अगर उसे निकाल दिया जाए या पति उसे खर्चा देना बंद कर दे, फिर भरण पोषण की बात आती है, जो मेंटेनेंस का प्रोविज़न है। तो भरण पोषण के लिए कोर्ट में जो विमेन है, महिला है, पत्नी है, वो एप्लीकेशन दे सकती है और कोर्ट फिर मेंटेनेंस अवॉर्ड करता है। अब इसकी भी काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं। क्या है कंडीशन, ज़रा डिटेल में समझेंगे। और अगर वाइफ अर्न कर रही है, कमा रही है, ऑलरेडी वेल क्वालिफाइड है, या कि अच्छी खासी जॉब कर रही है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा भरण पोषण में, इसके ऊपर भी ज़रा बात करेंगे। आपने शुरुआत की है अशोक पांडे के साथ, नए हैं सब्सक्राइब कर लें। ऑनलाइन लीगल एडवाइस आपका चैनल है, कानून की जो जानकारी है इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। चलिए बात करते हैं कि फंडामेंटल प्रोविजन क्या है। मैंने आपको बहुत सारे कानून के बारे में बताया था, जहां पर एक मेन कानून है 125 CRPC, जहां पर ज़्यादातर जो भरण पोषण के यानी मेंटेनेंस के जो मामले होते हैं वो कोर्ट के सामने आते हैं। इसके अलावा सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 18 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये भी ज़रूरी है। सेक्युलर लॉ की अगर बात करें तो इसमें आ जाता है हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 36, और धारा 23 में बताया गया है अगर जहां पर घरेलू हिंसा होती है महिला के साथ, और मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट में प्रोविजन। तो बहुत सारे कानून के अंतर्गत अलग अलग धाराओं के में केस किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो केस किया जाता है वो धारा 125 CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत किया जाता है। अब ज़रा समझते हैं मेंटेनेंस का मतलब क्या मेंटेनेंस का मतलब यही है कि कुछ चंद पैसे आपको मिल गए, आप अपना खाना बस और रहना शुरू कर दें? ऐसा नहीं है। मेंटेनेंस में कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे सबसे ज़रूरी जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो तो आ ही जाती है, रोटी कपड़ा और मकान। इसको हम लोग कह सकते हैं कि भाई फूड हो गया, आपके क्लॉथिंग हो गए, जो भी कपड़े हैं। रेजिडेंशियल आपका एकोमोडेशन जो है, चाहे वो किराए का है या आपका खुद का घर है, वो व्यवस्था पति को करनी पड़ेगी। और एडुकेशन का, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे भी हस्बैंड आपकी पढ़ाई की देखरेख जिम्मेदारी लेगा। बच्चे अगर हैं, बच्चों की पढ़ाई चल रही तो बच्चों का भी मेंटेनेंस किया जा सकता है, और एडुकेशन की जवाबदारी, शिक्षा की जवाबदारी पति की रहेगी। साथ ही साथ जो मेडिकल अटेंडेंस या ट्रीटमेंट होती है, ये भी पति इसका दायित्व लेगा। तो ये सारी चीज़ें आ गई, मतलब रोटी कपड़ा और मकान के साथ में शिक्षा भी हो गई और मेडिकेशन भी हो गई, अन्य ज़रूरी बातें भी इसमें आ जाती हैं। अगर अनमैरिड डॉटर है जिसकी शादी नहीं हुई है, तो उस केस में अनमैरिड डॉटर जब तक कि वो अपनी पढ़ाई कर रही है तब तक के जो एक्सपेंसेस हैं वो फादर बेयर करेगा, और साथ ही साथ इसके साथ जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तो जो शादी के खर्चे भी हैं वो फादर के ज़िम्मे आ सकते हैं। तो ये भरण पोषण में आप क्लेम कर सकते हैं यदि आप महिला हैं, आप विमेन हैं तो। अब बहुत सारे जो प्रोविजन है जिसमें मेंटेनेंस की बात कही गई, जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जहां पर पति पत्नी का रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं, या जुडिशियल सेपरेशन का अगर केस है, कोर्ट ने दोनों को अलग अलग रहने की व्यवस्था यदि कर दी है, जुडिशियल सेपरेशन। इसके साथ ही साथ जहां पर एनलमेंट ऑफ मैरिज के केसेस आते हैं या तलाक के केसेस आते हैं, सेक्शन 24 और सेक्शन 25 एलिमनी, परमानेंट एलिमनी का जहां पे क्लेम किया जाता है, तो पैसों के डिमांड, जो भी घर खर्चे, हर महीने के जो खर्चे हैं वो पत्नी कर सकती है धारा 24 के अंतर्गत। अब ये भी बताया गया है कि जो भी पार्टी है, मतलब जो महिला है, वो इनसफिशिएंट है, वो उतना पैसा कमा नहीं सकती, वो अपना मेंटेनेंस नहीं कर सकती, उस कंडीशन पर वो अपना सपोर्ट ले सकती है। किसके थ्रू? हस्बैंड से ले सकती है, और हस्बैंड ना दे तो कोर्ट उसे हेल्प करेगा, जहां पर ये धारा 125, धारा 24 वगैरह की बात आ जाती है। तो मेंटेन अगर नहीं कर सकती तब क्या होगा? जब वो वेल क्वालिफाइड है और कमाती है। वेल क्वालिफाइड होने के वजह से कंडीशन थोड़ी सी डिफर तो हो सकती है, यानी मेंटेनेंस का जो अमाउंट है वो डगमगा तो सकता है, लेकिन महिला को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, प्रोहिबिटेड नहीं किया जा सकता, उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती कि क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो अब आप मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते, या आप पढ़े लिखे हो तो आप मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते। उसमें फिर दूसरी कंडीशंस आ जाती हैं, डेस्पेरिटी देखा जाता है, मतलब दोनों के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो अर्निंग है वो डिफरेंस कैसा है। अब सेक्शन 24 अगर हम बात करते हैं तो वो हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही ये एक तरीके से राइट दे देता है, जहां पर मेंटेनेंस वो क्लेम कर सके। धारा 125 में क्या है? धारा 125 महिलाओं की बात करता है। महिला जहां पर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती, वो अपने हस्बैंड से सपोर्ट ले सकती है। धारा 125 का आवेदन जो भी फैमिली कोर्ट है नज़दीकी या कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, वहां पे एप्लीकेशन दे करके मेंटेनेंस यानी भरण पोषण हस्बैंड से ले सकती है। अब वही वाली बात, जहां पर धारा 24 में पति भी पत्नी से कई कंडीशंस, एक्सेप्शनल केसेस में भरण पोषण यानी मेंटेनेंस का क्लेम कर सकता है, धारा 125 केवल बात करती है
महिलाओं के लिए। पुरुष वहाँ पर क्लेम नहीं कर सकता अपनी पत्नी से। अब सारे जो धर्म है, चाहे आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, सेक्शन 125 एप्लीकेबल होता है। तो कुल मिलाकर के जहाँ पे हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था, ये मैंने आपको भूमिका बताई कि आखिर 125 में क्या होता है, कैसे किया जाता है, महिला कब क्लेम कर सकती है। और मजबूती के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर वाइफ कमाती है, कम कमाती है, ज़्यादा कमाती है और साथ में एडुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, उसके बावजूद उसका राइट इन्फ्रिंज नहीं होता कि वो मेंटेनेंस का क्लेम नहीं कर सके। कम होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन होगा ज़रूर, या नहीं भी होगा तो कोर्ट उसके पीछे एक जस्टिफाइड रीज़न देगी कि क्यों उसे मेंटेनेंस नहीं अवॉर्ड किया गया। तो ये होता है मेंटेनेंस का प्रोविज़न। और विशेषकर इस वीडियो में हम लोगों ने दो पर्टिकुलर सेक्शन का रेफरेंस लिया, सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट 1955, और इसके साथ हम लोगों ने दूसरा जो सेक्शन लिया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 125। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर डायरेक्टली बात करना चाहें तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, जहां से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझे कर सकते हैं बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी